साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करेंगे यूपी की बड़ी खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं अकेले अपने दम पर चुनावी मैदान में ताल ठोक रही बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा की मुखिया मायावती ने चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। आगामी चुनाव में बसपा ज्यादातर पार्टी के बड़े चेहरों, पूर्व सांसदों और विधायकों को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। इसके लिए पार्टी बसपा उम्मीदवारों का पैनल तैयार करने में जुटी है। बता दें कि बसपा अलग अलग मंडलों की लगातार बैठकें कर रही है और बैठक में उन वजहों को जानने की कोशिश करी जा रही है जिसके चलते पार्टी को पिछले चुनावों में हार का लगातार मुंह देखना पड़ा था। साथ ही बसपा मंडलवार हो रही बैठकों में हार की वजह जानने के साथ साथ उम्मीदवारों के चयन पर भी मंथन कर रही है। और मायावती ने पिछले 4 चुनावों की ट्रेंड रिपोर्ट भी मांगी है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती भी अब लगातार काम करती हुई नजर आ रही है। एकला चलो की राह पर मायावती ने अब बैठकों का दौर भी शुरू कर दिया है और बसपा के वोटर्स को साधने के लिए कोशिश भी लगातार की जा रही है। इसी कड़ी में मायावती ने पिछले 4 चुनावों की ट्रेंड रिपोर्ट भी मांगी है कि आखिर मुख्य वजह क्या रही जो बसपा को लगातार बुरी तरीके से शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। विवेक इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त लाइव। देखिए विवेक, लगातार हर एक पार्टी 2024 को लेकर अपनी चुनावी रणनीति तैयार कर रही है, मंथन कर रही है। इसी कड़ी में एकला चलो की राह पर मायावती भी अब अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर चुकी हैं। अगर हम इस स्थिति और मौजूदा राजनीति की बात करें तो कैसी मायावती की रणनीति नजर आती है विवेक? देखिए मुस्कान, अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों पे धार दे रहे हैं। जिस तरीके से देखा जाए समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी भी अपनी तैयारियां जो है वो पुख्ता करने की तरफ देख रही है। अगर बात की जाए तो सभी मंडल के पदाधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है और उन कार्यकर्ता या पदाधिकारियों के बारे में रिपोर्ट मांगी गई है जो बहुजन समाज पार्टी के लिए लंबे समय तक वफादार साबित रहे हैं। हमने देखा है कि पिछले कुछ समय से बसपा के कई पार्टी कार्यकर्ता और बड़े पदाधिकारी दूसरे राजनीतिक दलों में जा रहे हैं, उनकी संस्था ले रहे हैं। इमरान मसूद जो कांग्रेस से आए थे, अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी में गए थे, समाजवादी पार्टी पर फिर बसपा में आए थे। बसपा ने उन्हें अच्छा खासा तरजीह दिया, इसके बाद वो दोबारा से कांग्रेस में चले गए हैं। अगर बात की जाए तो अमरोहा से बसपा के सांसद दानिश अली पर कांग्रेस की नजरें हैं। किस प्रकार से संसद में रमेश बिधूड़ी के स्टेटमेंट के बाद से लगातार कांग्रेस उनको सिंपैथी दे रही है, उनके साथ खड़ी रह रही है। तो पश्चिम में दानिश अली पर कांग्रेस का फोकस है। ऐसे में देखा जाए तो बसपा लगातार अपने मंडल पदाधिकारियों से उन कार्यकर्ताओं और नेताओं की रिपोर्ट मांग रही है जो लंबे समय से बसपा पार्टी के लिए काफी वफादार हैं और हर बार अपनी बेहतर भूमिका निभाते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए विवेक, 2024 को लेकर मायावती के कोर वोट बैंक को साधने की हर एक पार्टी प्रयास कर रही है। अगर हम दलित वोट बैंक पर नजर डालें तो लगातार अब ये भारतीय जनता पार्टी के साथ शिफ्ट होता हुआ लगातार हर एक सालों में नजर आया है। ऐसे में अपने वोट बैंक पर सेंधमारी रोकने के लिए मायावती की रणनीति क्या होगी? देखिए अगर बात की जाए जिस तरीके से दलितों के वोट पे सेंधमारी की बात आपने की तो हमने देखा है किस प्रकार से जो गैर जाटा वोट है वो भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोटर्स दिखाई देता है, क्योंकि उसको राशन मिल रहा है और राशन के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने काफी सारे वोट जो है लोकसभा चुनाव, विधानसभा, दूसरे विधानसभा चुनाव 2022 विधानसभा चुनाव में बटोरे थे। इसके बाद अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी पीडीए का फॉर्मूला लेके आगे चल रही है। वहीं अगर बात करें कांग्रेस की तो दलित गौरव संवाद करा रही है। भारतीय जनता पार्टी अब जाटो वोटर्स को भी साधने के लिए भीम सम्मेलन करा रही है तथा इस समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं, उनका भी सम्मान कर रही है, उनको लेके आगे बढ़ रही है। ऐसे में सबसे बड़ी चिंता बसपा की जो 22% उसके कोर वोटर हैं उनका भी खराब होना है। बसपा अब इसको सही तरीके से अपने साथी में ढालने की तैयारी कर रही है और अलग अलग मंडलों से बैठक बुलाई गई है। अगर बात की जाए तो पदाधिकारियों का चयन किया जा रहा है, प्रत्याशियों की बात की जा रही है और इस लोकसभा चुनाव में ज्यादातर उम्मीद है कि बसपा पूर्व विधायकों या पूर्व सांसदों को टिकट देने वाली है जो पार्टी के प्रति लंबे समय से वफादार रहे हैं और जिनका ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा चुनाव में रहा है। इस तरीके से बसपा जो है वो इसे साधने की कोशिश कर रही है। ऐसे में जातिगत समीकरण को भी देखने की कोशिश बसपा के द्वारा की जा रही है कि जहां
जिस प्रकार का जातिगत समीकरण है, उस समाज के बात की जाए नेता को वहां से खड़ा किया जाए, उस समाज के व्यक्ति को वहां से खड़ा किया जाए, ताकि लोकसभा चुनाव में जो जाति समीकरण है वो बसपा की तरफ जाते हुए भी दिखाई दे। लेकिन देखिए विवेक, मायावती लगातार बंद कमरों के अंदर बैठ के रणनीति तैयार कर रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, और अगर अपना जनाधार बढ़ाना है तो अब बसपा सुप्रीमो भी समझ चुकी है कि चुनावी मैदान में उतरना पड़ेगा, रैलियां करनी पड़ेगी, जनता को संबोधित करना पड़ेगा। ऐसे में अब जमीनी स्तर पर बसपा कब उतरेगी, सबसे बड़ा सवाल ये है। देखिए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा मायावती फील्ड पर उतरती नजर आएगी, लेकिन मायावती के कोर वोटर की सबसे बड़ी खास बात यह है कि अगर बहन जी ने उनके लिए कुछ कह दिया तो पत्थर की लकीर हो जाती है। बात की जाए जिस प्रकार से जब पार्टी के पदाधिकारी जाते हैं तो साफ तौर पर कहते हैं कि बहन जी का ये आदेश है, उस पर उनके कोर वोटर चलते दिखाई देते हैं, उनके कार्यकर्ता चलते दिखाई देते हैं। और अभी भी जिस तरीके से अपने डिसिप्लिन अनुशासन की तरह से पार्टी को संभाले रखा है, और जो कोई भी व्यक्ति इस तरीके की पार्टी के पदाधिकारी या कार्यकर्ता डिसिप्लिन का पालन नहीं करता है, अनुशासनहीनता कार्रवाई उस पर होती रहती है। तो कड़क फैसले पार्टी में अभी भी लिए जा रहे हैं। सर्वे सर्वा मायावती है साफ तौर पर, और अपने उत्तराधिकारी के लिए के रूप में अपने भतीजे को प्रमोट कर चुकी है। मध्य प्रदेश राजस्थान में प्रभारी भी आकाश आनंद को बनाया गया है। तो जिस तरीके से लगातार बसपा एकला चलो की राह पे चलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक चुनाव के पहले कोई न कोई उलटफेर बसपा के द्वारा हो सकता है, क्योंकि वो बसपा भी अलग अलग पार्टियों के बड़े नेताओं से संपर्क कर रही है कि इस बार वो उनकी पार्टी से चुनाव लड़े। लेकिन देखिए विवेक, मायावती लोकसभा को लेकर तो रणनीति तैयार कर रही है, लेकिन उससे पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी मायावती अब सक्रियता से चुनावी मैदान में उतरने का फैसला ले चुकी हैं, और इस विधानसभा चुनाव को एक लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। क्या माना जाए कि जिस तरीके से 2017 में मायावती ने आकाश को जनता से रूबरू कराया था, आकाश के ऊपर ये एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, क्या आकाश इस पर खरे उभर पाएंगे? क्या खरे उतरेंगे क्या आकाश इस पे? देखिए, कुल 4 राज्यों में बात की जाए तो बसपा ने अपनी पूरी तैयारी करना शुरू कर दिया है। आकाश आनंद को इन 4 राज्यों का प्रभारी बनाया गया है, और आकाश आनंद को प्रभारी बनाने के पीछे कारण भी है मुस्कान। जिस प्रकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीम आर्मी का कद बढ़ रहा था, चंद्रशेखर का कद बढ़ रहा था, तो चंद्रशेखर की काट आकाश आनंद के रूप में मायावती को मिला है। अगर बात की जाए जिस तरीके से अगर मायावती अपने उत्तराधिकारी की घोषणा नहीं करती तो हो सकता है कि जो बसपा का कोर वोट बैंक है कहीं ना कहीं भीम आर्मी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आर्मी भीम आर्मी के जो कोर वोटर की बात की जाए वो ऐसे दलित युवा हैं जो अग्रेसिव राजनीति करने में विश्वास करते हैं, इसलिए वो चंद्रशेखर रावण को पसंद करते हैं। ऐसे में चंद्रशेखर रावण की काट के लिए आकाश आनंद को प्रभारी बनाया गया है, और साफ तौर पर देखा गया है जब भी आकाश आनंद से चंद्रशेखर रावण की बात की गई उन्होंने सिरे से नकार दिया है। बात की जाए तो मध्य प्रदेश में वो प्रभारी है, राजस्थान में वो प्रभारी है, छत्तीसगढ़ में वो प्रभारी है, और जिस तरह से देखा जाए आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। हमने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा था मायावती के बगल में आकाश आनंद को बैठाया गया है, तो पार्टी को भी संदेश दे दिया है, बाकी सबको संदेश दे दिया है कि मायावती के बाद अगर पार्टी में कोई है तो वो आकाश आनंद है, और अपनी जिम्मेदारी को समझे, अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, देखिए विवेक, लेकिन अगर हम बीते 2 लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो मायावती एक सक्रिय राजनीति से थोड़ी दूरी बना के रखती हुई नजर आती हैं, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं उनके तेवर से ये नजर आता है कि वो इस बार सक्रिय राजनीति में खुलकर मैदान में उतरेंगी। अगर मायावती जनसभाओं को संबोधित करती हैं, रैलियां करती हैं, तो कितना खामियाजा इंडिया और एनडीए को भुगतना पड़ सकता है? देखिए, अगर बात की जाए घोसी उपचुनाव की तो घोसी उपचुनाव में मायावती ने कोई भी कैंडिडेट खड़ा नहीं किया था, और बात की जाए तो उन्होंने अपील की थी कि कोई भी उनका जो वोटर है वो किसी का वोट ना करे। उसके बाद अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी की एक बेहतर जीत वहां से हुई, और भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्री विधायकों के जाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के आगे घुटने घोसी उपचुनाव में टेकने पड़े थे। अगर बसपा यहाँ चुनाव लड़ती तो मामला कहीं और भी शिफ्ट हो सकता था। तो बसपा की वोट बैंक अभी भी अच्छी खासी बनी हुई है, और बसपा के कई जगहों पे चुनाव लड़ने से नतीजों में बड़ा उलटफेर पहले भी हो चुका है, अब भी हो चुका है। कई बार समाजवादी पार्टी बसपा पे भाजपा की बी टीम का आरोप लगा चुकी है। पिछले विधानसभा चुनाव में असक्रियता दिखाई थी मायावती ने, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। बसपा सिर्फ 1 सीट विधानसभा का उमाशंकर सिंह बलिया से जीत कर आए थे, रसड़ा से, और जिस तरीके से इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, पार्टी की लगातार बैठक कर रही है, 1 महीने से ज्यादा उत्तर प्रदेश से बाहर हो रही है,
पंजाब कमेटी की उन्होंने बैठक बुलाई थी, दिल्ली में 2-3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बैठकें की थी और जिस तरीके से लगातार सक्रियता बैठकों के माध्यम से, मंडलवार बैठकों के माध्यम से, लोकसभा वार बैठकों के माध्यम से, जिलावार बैठकों के माध्यम से बसपा सुप्रीमो कर रही है, तो कहीं ना कहीं जिन सीटों पर उलटफेर करने का मादा बसपा रखती है, उन सीटों पर अलग अलग पार्टियों को काफी नुकसान होने वाला है इस बार। ठीक है, धन्यवाद विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां महिला पहलवानों से कथित यौन शोषण के मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट है। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज मामले की सुनवाई होगी। महिला पहलवानों से कथित तौर पर यौन शोषण का मामला और आज इस मामले पर राउज एवेन्यू कोर्ट में बड़ी सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में बृजभूषण के वकील ने कहा कि ओवरसाइट कमेटी की रिपोर्ट सरकार ने भेजी थी, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को सरकार ने रिपोर्ट भेजी थी। और पिछले सुनवाई में बृजभूषण के वकील ने साफ तौर पर कहा था कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को सरकार ने रिपोर्ट भेजी थी, ओवरसाइट कमेटी की रिपोर्ट सरकार को भेजी गई थी और आज फिर उस मामले में बड़ी और अहम सुनवाई होनी है। राउज एवेन्यू कोर्ट पे आज ये सुनवाई होनी है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को सरकार ने एक रिपोर्ट भेजी थी। ये साफ तौर पर बीते दिनों हुई सुनवाई में बृजभूषण के वकील ने कोर्ट के सामने कहा था। सागर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सागर, देखिए, राउज एवेन्यू कोर्ट में आज एक बार फिर से पहलवानों के यौन शोषण के कथित मामले पर सुनवाई होनी है। सुनवाई का समय क्या है सागर, और क्या बृजभूषण शरण सिंह आज भी सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम के अंदर मौजूद रहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो बृजभूषण सिंह की बात करूंगा। WFI के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और सांसद भी हैं मौजूदा। इनके ऊपर आरोप लगाया था 7 पहलवानों ने कि यौन शोषण का आरोप लगाया था और 6 पहलवान जो है अभी भी बैकफुट पे नहीं गए, मौजूद हैं और एक पहलवान ने अपना बयान वापस ले लिया था और इनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई थी और एक ही एफआईआर में 6 पहलवानों के नाम पे बाकायदा शिकायतें थी। उसके बाद से ये मामला जो है दिल्ली का पूरा एक हाईलाइटेड मामला बन गया, क्योंकि सभी पहलवानों ने, इंटरनेशनल पहलवानों ने यहाँ पर जंतर मंतर में धरना दिया। तो कई दिनों तक धरना चलता रहा, मीडिया की सुर्खियों में रहा ये धरना। उसके बाद से लगातार बृजभूषण सिंह का नाम उछलता रहा, उसकी मुश्किलें बढ़ती रही। इससे पहले 2 दिन पहले ही सुनवाई की गई थी, सारी दलीलें पूरी हो चुकी थी। बचाव पक्ष की तरफ से बचाव पक्ष के वकील और जो बृजभूषण के वकील हैं, तमाम जो दोनों लोग की ज़रा पेश की गई थी, दलीलें पेश की गई थी, आपस में बहस भी हुई काफ़ी देर तक। उसके बाद से कोर्ट ने फैसला लिया कि 19 अक्टूबर को, यानी आज के दिन, गुरुवार के दिन, आज के दिन कुछ फैसले लिए जाएंगे या फिर कुछ सजा का या फिर किसी भी चीज़ों का प्रावधान लाया जा सकता है, या फिर ये सुनवाई तकरीबन आपको बता दूं कि 2:30 बजे शुरुआत होगी। फिलहाल बृजभूषण सिंह अभी राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे नहीं हैं और मुझे लगता है कि देखिए आज भी बहस का सिलसिला तो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि कोर्ट ने साफ साफ जाहिर कर दिया था कि आज के दिन इस मामले की सुनवाई पूरी जब हो चुकी है 16 तारीख को, तो आज के दिन इसका शायद कुछ ना कुछ फैसला आ सकता है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं इस तरह से जिम्मेदार व्यक्ति, सांसद और WFI के जो पूर्व अध्यक्ष है उन पर आरोप लगा, लेकिन उनके जो वकील है उन्होंने ये कहा कि पल्स रेट चेक करना एक शारीरिक शोषण के उसमें बिहाफ में नहीं आता है। तो वहीं पहलवानों ने आरोप लगाया कि लगातार बृजभूषण सिंह उनके और उनके ऊपर, उनके साथ के जो लोग हैं उनके ऊपर यौन शोषण कर रहे थे, यौन उत्पीड़न कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं देखने वाली बात ये भी होती है मुस्कान की, अब क्या कुछ फैसला कोर्ट सुनाती है 2:30 बजे के बाद। अभी फिलहाल कोर्ट की कार्रवाई शुरू नहीं हुई है, 2:30 बजे ठीक के है, बाद। यानी कि सागर, जो सुनवाइयों का दौर है, दलीलों का दौर है, वो पूरा हो चुका है। क्या माना जाए कि आज बृजभूषण शरण सिंह का राजनीतिक भविष्य तय हो जाएगा? क्या आज उनके राजनीतिक भविष्य से जुड़ा एक बड़ा फैसला आ सकता है क्या? जी बिल्कुल मुस्कान, जाहिर सी बात है, अगर कुछ उस फैसला अगर उनके मन मुताबिक नहीं रहा तो शायद मुझे लगता है कि इनका राजनीतिक करियर बिल्कुल ही समाप्त है। क्योंकि देखिए 2024 का चुनाव आने वाला है और भाजपा कदम फूंक के रख रही है और कहीं ना कहीं अगर ऐसी बात होती है, अगर ये जो पूरे मामले हैं बृजभूषण सिंह के जो आरोप लगे हैं, अगर आरोप सत्य पाए जाते हैं तो एक पार्टी की छवि भी कहीं ना कहीं मायने रखती है और बृजभूषण सिंह की छवि भी कहीं ना कहीं मायने रखती है। तो कहीं ना कहीं अगर बात अगर फैसले पर आती है, अगर फैसला वाकई में अगर बृजभूषण सिंह के खिलाफ जाता है तो शायद इनका राजनीतिक करियर तो समाप्त हो गई होगा और तमाम जो आरोप लगे हैं पहलवानों द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं
उसकी सत्यता की जांच भी सामने आ जाएगी कि हाँ कहीं ना कहीं पहलवान सही थे और ब्रजभूषण सिंह गलत थे। जी ठीक है, देखिए सागर, दलीलों का दौर पूरा हो चुका है, लेकिन एक बार फिर से सिलसिलेवार तरीके से बताइए कि अभी तक कोर्ट रूम के अंदर दोनों पक्षों की तरफ से क्या कुछ दलीलें दी गई और अभी तक इस मामले पर क्या कुछ सुनवाई के दौरान बड़ी बातें सामने आई हैं। जी देखिए, बात करूंगा पहलवानों के वकील की तरफ से, तो पहलवानों की तरफ से शुरुआत में 7 लोग थे, उसके बाद 6 ही लोग बचे। एक जो नाबालिग पहलवान उन्होंने जो है बैकफुट पर हो गए। उसके बाद 6 पहलवानों का आरोप ये था कि ब्रजभूषण सिंह पल्स चेक करने के बहाने उनके साथ यौन शोषण करते थे और गलत इशारे या फिर गलत हरकतें करने की कोशिश करते थे। तो ये आरोप लगाया था शुरुआत में, क्योंकि इसमें पुलिस ने अपने जो चार्जशीट में 354 और 354A भी लगाया। इसमें जो सचिव हैं, जो निलंबित सचिव हैं WFI के तोमर, उनका भी नाम सामने आया है। तो कहीं ना कहीं देखिए 2 लोगों पे इन्होंने आरोप लगाए थे। फिलहाल ब्रजभूषण सिंह का जो नाम है वो उछल कर सामने आया, क्योंकि बहुत बड़ी हस्ती मानी जाती हैं। उसके बाद से लगातार दलीलों का दौर शुरू हुआ। 2023 की शुरुआत में यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ। उसके बाद से ब्रजभूषण सिंह की तरफ से भी अपने बचाव पक्ष में बातें रखी गई कि कहीं ना कहीं अगर पहलवानी की बात आती है तो पल्स रेट चेक करना ये कोई शारीरिक शोषण के श्रेणी में नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं देखना ये भी दिलचस्प होता है कि क्या एक तरफ ब्रजभूषण सिंह अपना बचाव कर रहे हैं और वहीं जो पहलवान है वो आरोप लगा रहे हैं कि इनके ऊपर यौन शोषण हुआ है। तो ये देखने वाली बात ये होगी, पूरा मामला जो है वो कोर्ट तय करेगा कि क्या कुछ सच्चाई है इसमें और क्या इसमें कौन सच है और कौन झूठा। जी ठीक है, धन्यवाद सागर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अयोध्या के थाना राम जन्मभूमि अंतर्गत सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी मंदिर परिसर में स्थित एक आश्रम में एक साधु की चाकू से गोदकर निर्ममता के साथ हत्या की गई है। साधु के गले, सीने और पीठ पर धारदार हथियार के गहरे निशान हैं और बताया जा रहा है कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों के पास आश्रम में साधु का शव भी मिला है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई और घटना के बाद साधु के 2 साथी फरार बताए जा रहे हैं। वही सूचना पर पहुंची पुलिस को मंदिर परिसर में लगा CCTV कैमरा भी बंद मिला है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और साधु राम आश्रय की गला काटकर निर्मम हत्या की गई है। इसके बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप देखने को मिला है। सागर एक बार फिर से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुक करते हैं सागर का। देखिए सागर, हनुमानगढ़ी में साधु की हत्या से सनसनी फैल गई है। आखिर इस पूरे हत्याकांड को कैसे अंजाम दिया गया? क्योंकि देखिए जब भी हनुमानगढ़ी की बात आती है तो सुरक्षा के मद्देनजर मंदिर परिसर के अंदर CCTV कैमरे लगाए जाते हैं। उसके बावजूद आखिर ये पूरी घटना कैसे हुई? जी देखिए मुस्कान, ये तकरीबन 6 बजे इस पूरी घटना का खुलासा होता है। एक राम आश्रय दास नामक एक यहाँ पर पुजारी हैं, जो कि मुख्य पुजारी है हनुमानगढ़ी के, और यहाँ पर वो लगातार ये देखा जा रहा है कि ये देखा गया था कि वो सुबह तकरीबन भोर में ही उठ जाते थे, सूर्योदय से पहले ही। उसके बाद ये नहीं उठे। एक जो उनका चेला है वहाँ पर, जो आसपास के जो लोग हैं, साधु संत हैं, वो इन्हें उठाने गए तो और दरवाज़ा पहले से ही हल्का सा खुला हुआ था। दरवाजे को थोड़ा सा धक्का मारा जाता है तो देखा जाइए जाता है कि राम आश्रय दास वहाँ बेसुध अवस्था में पड़े हुए हैं, अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं और खून चारों तरफ फैला हुआ। उसके बाद से ये पूरी जो बात है, वो पूरी घटना है पूरे इलाके में फैल जाती है। वहाँ पर फिर उसके बाद जो स्थानीय थाना है, उसके बाद और जो वहाँ के SSP हैं SK नैयर और साथ साथ जो IG हैं प्रवीण कुमार, वो भी वहाँ पहुँचते हैं अपनी फॉरेंसिक टीम के साथ, पूरे मौके का जायज़ा लेते हैं। उसके बाद से देखिए एक बड़ा मामला, बड़ा खुलासा सामने ये भी आ सकता है कि देखिए हत्या हुई, क्योंकि हत्या जो है धारदार हथियार से हुई, क्योंकि गला रेत की हत्या की गई है। और यहाँ पर जो उनके साथ राम सहारे दास के साथ उनके 2 चेले भी रहते थे, 2 शिष्य भी रहते थे। घटना के बाद दोनों गायब हो गए। तो उसके बाद से पुलिस ने पूरी तरह से इलाके को छावनी में बदल दिया। उसके बाद एक जो उनका शिष्य है वो पकड़ में तो आ गया है, फिलहाल पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है और दूसरे शिष्य की तलाश जारी है। और देखा ये भी गया कि पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच में ये पाया गया कि एक जो व्यक्ति है, एक उनका चेला है, वो CCTV कैमरे को बंद करता नजर आया है। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि CCTV काफ़ी महीनों से ख़राब था, लेकिन पुलिस ने कहीं ना कहीं दूसरे CCTV की मदद से ये देखा कि जो व्यक्ति है, जो उनका चेला है, जो साथ में रहता था बीते कई महीनों से,
वो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे को बंद कर देता है, उसके बाद ये घटना होती है। फिलहाल लेकिन पुलिस सागर पहुंचती है, देखिए, उसके बाद अमूमन पुलिस ने साधुओं शव को लेके कहा जाता है कि आखिर उनका किसी से क्या बैर हो सकता है जो उनको निर्ममता से ऐसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन अब तो एक मुख्य पुजारी की हत्या की गई है, वो भी हनुमानगढ़ी के अंदर। क्या वजह बताई गई है? पुलिस के मुताबिक आखिर इस मर्डर की वजह क्या हो सकती है? जी देखिए मुस्कान, देखिए सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ 10 बीघा ज़मीन का एक मामला चल रहा था और इन तीनों के बेची, क्योंकि कल देर रात की बात बताएं, आसपास के लोगों से ये पता चला है कि जो कल देर शाम जो साधु का विवाद जो उनके 2 शिष्यों से हुआ था ज़मीन के मामलों को लेकर, और ज़मीन तकरीबन कम से कम ज़मीन है 10 बीघा, उसकी कीमत करोड़ों में है। तो ये विवाद लगातार जारी था, कई महीनों से विवाद चल रहा था। उसके जो शिष्य थे वो ये चाहते थे कि ज़मीन जो है 10 बीघा वो अपने शिष्यों के नाम कर दे, लेकिन हालांकि राम सहारे दास को बिल्कुल नामंजूर था। तो कहने के देखिए जो शिष्य हैं, जो चेले हैं, उनके ऊपर एक ही ऑप्शन आखिरी में बचा कि उसकी हत्या कर दी जाए और ज़मीन जो है सारी हड़प ली जाए। तो देखिए पुलिस पहुंचती है, पुलिस अपनी शुरुआती जांच में शायद यही एंगल खोज के ही जांच करी। फिलहाल अभी जो आरोपी पकड़ा गया है उसके बाद पूछताछ के बाद ये तय किया जाएगा, ये बातें सामने निकल के आएगी कि हत्या हुई तो क्यों हुई और हत्या की वजह क्या थी। जी बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद सागर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी और अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। कानपुर देहात में एसपी ने डबल मर्डर का खुलासा किया है। जी हां, डबल मर्डर का एसपी ने खुलासा किया है। आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में अपने जुर्म को कबूल किया है। तो एसपी ने डबल मर्डर का खुलासा किया है। इसके साथ ही आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में अपने जुर्म को कबूल किया है। घायल रिटायर्ड अध्यापक से परेशान थे दोनों बेटे। रिटायर्ड अध्यापक आयतन करता था, अय्याशी मिले फंड को तीसरी पत्नी पर लगातार खर्च कर रहा था। पहली और दूसरी पत्नी के दोनों लड़कों ने किया था हमला और तीसरी सौतेली मां समेत दादा पर भी हमला किया गया था। हमले में रिटायर्ड अध्यापक गंभीर रूप से घायल हुआ। पुलिस मामले की गहनता से जांच करने में जुटी है। तो पहली और दूसरी पत्नी के दोनों लड़कों ने मिलकर यह हमला किया था और पुलिस अब मामले की गहनता से जांच करने में जुटी हुई है। इसके साथ ही पिता, तीसरी सौतेली मां समेत दादा पर हमला किया गया था। कोतवाली भोगनीपुर क्षेत्र के कस्बा अमरोधा का ये पूरा मामला बताया गया, जहां एसपी ने डबल मर्डर का खुलासा करते हुए ये बयान जारी किया है कि पहली और दूसरी पत्नी के बेटों ने मिलकर तीसरी पत्नी, दादा और पिता पर यह हमला किया था। कोतवाली भोगनीपुर क्षेत्र के कस्बा अमरोधा का ये पूरा मामला है, जहां डबल मर्डर से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। वहीं अब एसपी ने इस डबल मर्डर का खुलासा करते हुए साफ तौर पर एक बयान दिया कि आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में अपने जुर्म को कबूल कर लिया है। इसके साथ रिटायर्ड घायल अध्यापक से परेशान थे दोनों बेटे और दोनों बेटों ने मिलकर अपने पिता, तीसरी पत्नी और दादा पर जानलेवा हमला कर दिया। उत्कर्ष फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष, देखिए डबल मर्डर का खुलासा किया गया है। पुलिस ने साफ तौर पर कहा कि आरोपियों ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल किया है, लेकिन आरोपियों की तरफ से क्या कुछ बड़ी बातें कही गई? जी, आपको बता दें पूरा मामला है भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के अमरोधा कस्बे का है, जहां पर ये डबल मर्डर हुआ है और ये प्रेम प्रसंग का मामला था, जिसमें दोनों बेटों ने अपने पिता को मना किया शादी करने से, लेकिन पिता नहीं माना और जो है शादी की। इसके बाद दोनों आरोपियों ने गुस्सा कर पिता पर और जो है माता पर हमला कर दिया, जिससे दो की हत्या हो गई। वहीं एक गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज कानपुर के हैलट अस्पताल में चल रहा है। वहीं आरोपियों की तरफ से अपना जुर्म कबूल कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि ये हमारी इस बात को ना मानते थे और हमारी जो है इज्जत धूमिल होती थी, जिसके कारण इस घटना को मैंने अंजाम दे दिया। उत्कर्ष, देखिए जो रिटायर्ड घायल पिता है उनकी हालत इस वक्त कैसी बताई गई है? जी, उनका जो है कानपुर के हैलट अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालत फिलहाल सुधार है इलाज और बाद बाकी उपचार जारी है उनका। ठीक है, देखिए उत्कर्ष, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज जो निकल के सामने आई है वो ये है कि डबल मर्डर, एक ही परिवार के दो लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। तो क्या ये पूरी घटना प्री प्लान्ड थी या फिर ये अचानक से आए गुस्से में लिया गया कदम था? ये आपको बता दें पूरी जो है अचानक से गुस्सा में आ गए, क्योंकि उनको पहले बताया गया था, समझाया जा रहा था, लेकिन लगातार वो अपनी जो है हरकत से बाज नहीं आ रहे थे और दोनों बेटे गुस्सा गए और गुस्सा में ये घटना को अंजाम दे दिया। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद उत्कर्ष इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस
सरोकार।